नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की अपनी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी दोस्तों अवधिकालीनता या पीरियोडाइजेशन से संबंधित। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है, वो रहेगी दोस्तों सीरीज़ नंबर 44। ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, वो अपना आपके लिए चैलेंजेबल साबित रहेगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहेगी, वो रहने वाली है अवधिकालीनता, जिसे अपन पीरियोडाइजेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में अगर आपको प्रश्न उत्तरी पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, प्रश्न उत्तरी में आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, वो रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले अवधिकालीनता को किसने विकसित किया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले अवधिकालीनता जिसे अपन पीरियोडाइजेशन कहते हैं, ये किसने विकसित किया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, मॉर्गन, हेंस, सेलिस या फिर जोसेफ ली। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो सबसे पहले अवधिकालीनता को विकसित करने वाला रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे अवधिकालीनता जिसे अपन पीरियोडाइजेशन, इंग्लिश में पीरियोडाइजेशन बोलते हैं, वो अपन इसको अवधिकालीनता बोलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता को सबसे पहले विकसित करने वाला वो रहेगा हेंस सेलिस। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। हेंस सेलिस अवधिकालीनता को विकसित करने वाला रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा, खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्कर की अवधि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्कर की अवधि पूछी गई है दोस्तों, वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सीधा सीधा दोस्तों आपको मैक्रो चक्कर के बारे में पूछा गया है। तो खेल प्रशिक्षण जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मैक्रो चक्कर की अवधि कितनी रहेगी, 7 महीने, 12 महीने, 10 महीने, 15 महीने। कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैक्रो चक्कर की अवधि वो 12 महीने होती है, यानी 1 वर्ष। मैक्रो चक्कर की अवधि वो 1 वर्ष होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आंतरिक भार की स्थिरता को जाना जाता है। दोस्तों, इंटरनल लोड की स्थिरता है वो किसके द्वारा जाना, इसको किससे जाना जा सकता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो प्रशिक्षण में इंटरनल लोड होता है, आंतरिक भार होता है, शरीर में थकान की स्थिति होती है, वो किसके द्वारा जानी जा सकती है, ये पूछा गया है। और दोस्तों, आपको सीधा सीधा बताऊं तो आज की प्रश्न उत्तरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। यहाँ पे पीरियोडाइजेशन यानी अवधिकालीनता से संबंधित सीधा सीधा 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इंटरनल लोड या आंतरिक भार की स्थिरता है वो पल्स रेट के द्वारा जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पल्स रेट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है। इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों यहाँ पे, संक्रमण काल में प्रशिक्षक जो ट्रेनर होता है वो किस बात पर बल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है। तो रणनीति के निर्माण पे, मनोवैज्ञानिक तैयारी पे, पुनः ऊर्जा प्राप्ति के लिए या फिर तैयारी काल के लिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें। और दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहें। और दोस्तों, जल्द ही आपके लिए 500 से 1000 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट PDF भी वो भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी में इम्पोर्टेंट साबित रहे और आप आसानी से सेकंड पेपर को क्रैक कर सके। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, संक्रमण काल में प्रशिक्षक की किस बात पर बल देता है। तो वो देता है दोस्तों यहाँ पे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति यानी रिकवरी के ऊपर ध्यान देता है। सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर रिकवरी या पुनः ऊर्जा की प्राप्ति, ये संक्रमण काल का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे
प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, प्रतियोगिता काल के दौरान किस बात पर बल दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी आपको बता दूँ वो 100% आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी और 35 प्रश्नों से आपको सीधा सीधा यहाँ पे प्रश्न देखने को पेपर में मिल जाएगा दोस्तों। तो प्रतियोगिता काल के दौरान किस बात पर बल दिया जाता है, ये पूछा गया है। प्रतियोगिता काल जिसे अपन प्रतियोगिता काल के दौरान किस बात पर बल दिया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होता है, इस दौरान किस बात पर बल दिया जाता है। तो कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, मनोवैज्ञानिक तैयारी, ओलंपिक की तैयारी या फिर लक्ष्य की प्राप्ति। इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आज को कुछ आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं पास ही में पेड़ के नीचे बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ जानवरों की आवाज़ें भी, मधुर आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतियोगिता काल के दौरान किस बात पर बल दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, प्रतियोगिता के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है, ये बल दिया जाता है। ये अपना प्राइम टारगेट वो क्या होता है, वो गोल होता है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, कौन सी अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, कौन सी अवधि होती है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति करना वो मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइम टारगेट होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो ये विश्राम काल में, प्रतियोगिता काल में, तैयारी काल में या फिर संक्रमण काल में, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है कि कौन सी अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फायदा भी आप आसानी से उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा, प्रतियोगिता काल में लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यह मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। प्रतियोगिता के दौरान ही अपने को लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप तैयारी काल में, विश्राम काल में या संक्रमण काल में अपने को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती सीधा सीधा। और एक इम्पोर्टेंट लॉजिक के साथ इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है, यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंस रहेगा, माइक्रो चक्कर की अवधि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, माइक्रो चक्कर की अवधि कितनी होती है, ये पूछा गया है दोस्तों। चक्कर के रूप में अगर बताऊं तो सबसे छोटा चक्कर, और अवधि कालीनता में देखें तो अपन 3 प्रकार के पीरियोडाइजेशन रहने वाले हैं। उसमें सबसे छोटा होता है वो माइक्रो, जो मध्यम अवधि का होता है वो मीजो, और सबसे बड़ा जो चक्कर होता है वो मैक्रो चक्कर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे छोटा वाला होता है उसे अपन जानते हैं माइक्रो चक्कर के नाम से, और इसकी अवधि कितनी होती है ये पूछा गया है। 4 से 6 सप्ताह, 5 से 10 दिन, 12 महीने, 8 सप्ताह। कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का 5 से 10 दिन, ये माइक्रो चक्कर की अवधि होती है। सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 5 से 10 दिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेलों में न्यूनतम अवधि, दोस्तों न्यूनतम अवधि के बारे में पूछा गया है, वो कौन सा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग साइकिल होता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, खेलों में न्यूनतम अवधि जिसे अपन मिनिमम डेज के लिए प्रशिक्षण देते हैं वो कौन सा ट्रेनिंग साइकिल रहेगा, कौन सा प्रशिक्षण चक्र रहेगा। तो मैक्रो चक्कर, माइक्रो चक्कर, मीजो चक्कर या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेलों में न्यूनतम अवधि का चक्कर वो रहता है दोस्तों यहाँ पे माइक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं, जिसका सीधा सीधा अगर देखें तो वो 5 से 10 दिन का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है सीधा सीधा, मीजो चक्र की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मीजो चक्र की अवधि पूछी गई है कि मीजो चक्र की अवधि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मीजो चक्र की अवधि 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 माह, 5 से 10 दिन या 12 महीने, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहिए अपने जवाब को।
और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगी। मैं ये आपको चैलेंजेबल के रूप में साबित बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि इसके द्वारा सीधा 1 या 2 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में से आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो मीजो चक्कर की अवधि कितनी होती है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 से 6 सप्ताह। दोस्तों ध्यान रखना, सप्ताह में पूछा गया है, 4 से 6 सप्ताह ये मीजो चक्र की अवधि होती है। यहाँ पे 4 से 6 महीने नहीं रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। प्रशिक्षण भार का संबंध किससे होता है? दोस्तों प्रशिक्षण भार का संबंध किससे होता है ये पूछा गया है, यानी ट्रेनिंग लोड है, ट्रेनिंग लोड का संबंध किससे रहेगा ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। प्रशिक्षण भार का संबंध किससे होता है? तो अवधिकालीनता, रिकवरी, अवस्थापन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रशिक्षण भार जिसे अपन ट्रेनिंग लोड बोलते हैं, इसका संबंध किससे रहेगा? प्रश्न नंबर 10 और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण भार या ट्रेनिंग लोड का संबंध वो अवधिकालीनता, रिकवरी और अवस्थापन तीनों से होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति की अवधि कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। गामक योग्यता जैसे मोटर कंपोनेंट्स के लिए जानते हैं, तो गामक योग्यता होती है उसकी पुनः प्राप्ति कौन सी अवधि में होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल, तैयारी काल या विशिष्ट तैयारी काल। तो चले दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को भी जरूर शेयर करते रहे। और दोस्तों प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके सामने 500 से 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आपके लिए सेकंड पेपर के लिए वो रामबाण साबित होगी। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? गामक योग्यता की पुनः प्राप्ति कौन सी अवधि में की जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे संक्रमण काल या फिर रिकवरी काल के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 अपना। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्न में से 80 से 90% तीव्रता किस प्रशिक्षण अवधि में होती है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी प्रशिक्षण अवधि है जिसमें 80 से 90% की इंटेंसिटी या तीव्रता होती है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी प्रशिक्षण अवधि जिसमें तीव्रता या इंटेंसिटी 80 से 90% के स्तर पर होती है। तो पुनरावर्तन विधि, सघन अंतराल विधि, विस्तृत अंतराल विधि या फिर तैयारी काल, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जहां 80 से 90% तीव्रता या इंटेंसिटी के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है? तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सघन अंतराल विधि। सघन अंतराल विधि के अंतर्गत यहाँ पे 80 से 90% इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों सघन अंतराल विधि। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना। नए खिलाड़ियों में किसी कौशल के अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती है? दोस्तों नौसिखिए खिलाड़ी होते हैं, उस नौसिखिए या नए खिलाड़ियों में जो कौशल के अधिग्रहण यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों लंबी होती है प्रक्रिया सीखने की, तीव्र होती है, मंद होती है या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर सही देने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर टाइप करते रहे। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 नए खिलाड़ियों में कौशल के अधिग्रहण की प्रक्रिया या नौसिखिए खिलाड़ियों में जो ट्रेनिंग में सीखने की क्षमता होती है वो कैसी रहेगी? तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मंद होती है, यानी धीमी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा मंद गति होती है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी रहेगा। अधिकतम सामान्य भार को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अधिकतम सामान्य भार यानी मैक्सिमम जो लोड होता है, मैक्सिमम नॉर्मल लोड होता है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसे न्यून भार कहते हैं, अधिकतम भार कहते हैं, क्रेस्ट भार कहते हैं, प्रशिक्षण भार कहते हैं,
कौन सा आंसर इसका सही रहने वाला है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना आंसर भी देते रहे। दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करते रहे, और आप 35 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हो वो आप अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर करें। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अधिकतम सामान्य भार को क्या कहते हैं, तो उसे क्रेस्ट भार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहले पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अदर स्टेट की फिजिकल एजुकेशन एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे, खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेलों में जो मनोभावनाएं हैं, इमोशनल है, उसके द्वारा किस प्रशिक्षण विधि के द्वारा इमोशनल भावनाओं को दूर किया जाता है, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ये अपने को बताना है। तो निष्पादन, दमन, अवरोधन या उदात्तीकरण, इनमें से कौन सी विधि रहेगी जो खेलों में मनोभावनाओं, जिसे अपन इमोशंस कहते हैं, उसके प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी रहने वाली है वो आपको टाइप करना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा खेलों में मनोभावना के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि वो उदात्तीकरण विधि रहने वाली है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा, प्रशिक्षण चक्र में प्रथम पद कौन सा होना चाहिए। दोस्तों प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग साइकिल होती है उसमें प्रथम पद या प्रथम स्टेज कौन सी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग साइकिल्स होती है उसमें प्रथम स्टेज होती है वो कौन सी रहेगी, मूल्यांकन की, लक्ष्य निर्धारण की, प्रशिक्षण देना या संक्रमण काल, इनमें से कौन सा रहने वाला है वो आप अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण चक्र में प्रथम पद या प्रथम चरण होता है वो कौन सा रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण, यानी टारगेट को फिक्स करना, लक्ष्य को निर्धारित करना, ये प्रशिक्षण अवधि का प्रथम चरण होता है। दोस्तों यहाँ पे सीधा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद में ही अपन प्रशिक्षण चक्र का प्रयोग करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रशिक्षण चक्र का प्रयोग कब करते हैं, तो वो लक्ष्य निर्धारण के बाद में ही करेंगे। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य का निर्धारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ट्रेनिंग लोड का परिणाम है वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है। तो प्रशिक्षण समय पे, भार आयतन, प्रशिक्षण चक्र का आकार, प्रतियोगिता का समय, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करता है। तो वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार आयतन, यानी लोड की इंटेंसिटी या आयतन के रूप में अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पे कुल कार्य किया गया है, कुल कार्य उसके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला अपना प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों और पहले पूछा भी जा चुका है। सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों पर 2018 की भर्ती में लगभग पूछा गया प्रश्न है कि सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, DSSB में भी पूछा गया प्रश्न है, ये अपने को ध्यान रखना है। सुपर कंपनसेशन की अवस्था कौन सी होती है, और ये राजस्थान में, और DSSB ये इसमें भी पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सुपर कंपनसेशन इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है, ये अपने को बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों लोड एडेप्टेशन, भार अनुकूलन, जिसे अपन लोड एडेप्टेशन बोलते हैं, वो इसका सही आंसर रहने वाला है। यानी लोड की एडेप्टेशन, भार का अनुकूलन, ये सुपर कंपनसेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है। अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्था होती है। दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता की प्रक्रिया में यहाँ पे पूछा गया है कि अवधिकालीनता की प्रक्रिया में दोस्तों पीरियोडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्थाएँ होती है, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्थाएँ रहेगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 5, 7, 3, 10, कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहे।
और दोस्तों आज आपको विभिन्न जानवरों की आवाज़ें भी, मधुर आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और दोस्तों बिल्कुल जानवर भी अपने बीच में ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अपने को भी अपना टारगेट फिक्स करके यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल कितनी अवस्था रहेगी, तो वो रहने वाली है दोस्तों 3 अवस्थाएँ रहेगी। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 3 अवस्था वो रहेगी अवधिकालीनता में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, अवधिकालीनता के किस काल में, दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता के किस काल में पूछा गया है कि अवधिकालीनता के किस काल में ज़्यादा प्रशिक्षण मात्रा परंतु मध्यम तीव्रता को खिलाड़ी को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे इसका कि प्रशिक्षण अवधि में, यहाँ पे दोस्तों पीरियडाइजेशन काल के अंतर्गत पूछा गया है कि ज़्यादा प्रशिक्षण मात्रा, यहाँ पे प्रशिक्षण की मात्रा ज़्यादा रहेगी लेकिन लोड की, परंतु तीव्रता इसकी इंटेंसिटी है वो मध्यम रहने वाली है। ये किस अवस्था में दिया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। अगर दोस्तों यहाँ पे सीधा मैं आपको बताऊँ तो कौन सी प्रक्रिया में खिलाड़ी को प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाएगा लेकिन उसकी रिपीटेशन या उसकी तीव्रता है वो कम रखी जाएगी, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। जिसे रिपीटेशन, तीव्रता, इंटेंसिटी, तो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन कम रहने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अवधिकालीनता के किस काल में ज़्यादा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग तो उसको ज़्यादा समय के लिए मिलेगी लेकिन यहाँ पे तीव्रता है उसकी रिपीटेशन है वो मध्यम रहने वाला है, वो कौन सा काल रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तैयारी काल प्रथम। दोस्तों तैयारी काल प्रथम है वो ज़्यादा प्रशिक्षण और कम तीव्रता या मध्यम तीव्रता का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 रहने वाला है अपना खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु जिस सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अवस्था को अपनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु, यहाँ पे दोस्तों उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु जिस सुव्यवस्थित प्रशिक्षण को यानी एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेथड को अपनाया जाता है वो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको सीधा इसका सही आंसर क्या रहेगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो संक्रमण काल, प्रतियोगिता काल, तैयारी काल या अवधिकालीनता। तो दोस्तों खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु जिस सुव्यवस्थित या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता कहते हैं, यानी पीरियोडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों इम्पोर्टेंट भी रहेगा। दोहरी अवधिकालीनता यानी डबल पीरियोडाइजेशन के बारे में पूछा गया है। दोहरी अवधिकालीनता में प्रतियोगिता काल की अवधि कितनी होती है। यानी दोस्तों यहाँ पे सीधा अर्थ पूछूं तो दोहरी अवधिकालीनता डबल पीरियोडाइजेशन में जो प्रतियोगिता काल होती है, जो टूर्नामेंट की अवधि होती है वो कितनी होती है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 4 से 6 सप्ताह। कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो अपने को टाइप करना है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोहरी अवधिकालीनता में प्रतियोगिता काल की। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल की अवधि पूछी गई है वो कितनी रहती है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 महीने वो प्रतियोगिता काल की अवधि रहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे सीधा बिल्डअप प्रतिस्पर्धा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिल्डअप प्रतियोगिताएं होती है, बिल्डअप स्पर्धाएं होती है या प्रतियोगिताएं होती है, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ये अपने को बताना है। दोस्तों इसके रूप में अगर मैं आपको बताऊं कि बिल्डअप स्पर्धा किसे कहते हैं, मान लो कि अपने को ओलंपिक में भाग लेना है लेकिन ओलंपिक से पहले अपने चैंपियंस ट्रॉफी होती है, कोई ऐसे ट्रॉफी होती है, ये सभी बिल्डअप ट्रॉफी रहेगी दोस्तों यहाँ पे बिल्डअप स्पर्धा रहेगी। क्यों, अपने को मेन टारगेट है ओलंपिक और इसके पहले अपन ने चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं या फिर ऐसे कप खेल रहे हैं या फिर नेशनल ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो ये अपने लिए ओलंपिक के लिए आधार का निर्माण करेगी, इसलिए ये अपने जो बिल्डअप स्पर्धाएँ कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे प्रशिक्षण प्रतिस्पर्धा, यानी ट्रेनिंग जो कंपटीशन होता है वो ट्रेनिंग कंपटीशन
वो बिल्डअप स्पर्धा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कम प्रतिरोध भार में तीव्रता का अधिकतम रूप कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे कम प्रतिरोध भार में प्रतिरोध है वो कम है यानी भार कम है, उसमें तीव्रता का जो अधिकतम रूप है वो कैसा रहने वाला है, कितनी प्रतिशत पे तीव्रता के रूप में या इंटेंसिटी के रूप में अपन उसको काम में लेंगे। तो 70 से 90% के रूप में, 70 से 90, 30 से 50, 100 से 180 से 110 या फिर 75 से 80, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आप अपना ज़रूर जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कम प्रतिरोध भार में तीव्रता का अधिकतम रूप कैसा रहेगा, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 30 से 50 तीव्रता या इंटेंसिटी के साथ रहने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 25। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर मेरे को पता है कि ज़रूर आपके लिए थोड़ी सी हार्ड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा मैं आपको बताऊँ तो पीरियोडाइजेशन से सीधा 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर ऐसे प्रश्नों को एक बार दिमाग में सेट करके ही रहे। प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि अधिकतम प्रतिरोध भार में, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कम प्रतिरोध भार में, यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध भार में जो तीव्रता होती है उसका अधिकतम रूप कैसा होता है, ये पूछा गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों अपन ने कम प्रतिरोध भार में अधिकतम तीव्रता का अधिकतम रूप देखा था, तो वो 30 से 50 रहा था, लेकिन वो कम प्रतिरोध भार में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध भार में पूछा गया है, अधिकतम प्रतिरोध भार में उसमें तीव्रता का रूप कैसा होता है ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अधिकतम भार में जो अधिकतम तीव्रता का रूप होता है वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 75 से 85 इंटेंसिटी या तीव्रता रहेगी। दोस्तों यहाँ पे सीधा इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा 75 से 85 तीव्रता के साथ में ही काम कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण चक्र में संक्रमण काल का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जो पीरियोडाइजेशन होता है, प्रशिक्षण चक्र होता है, उसमें संक्रमण काल का उद्देश्य क्या होता है, जो संक्रमण काल होता है उसका क्या कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे तैयारी के लिए दिया जाता है संक्रमण काल, उच्च प्रदर्शन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए या लक्ष्य प्राप्ति के लिए, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो दोस्तों चले दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण चक्र में जो संक्रमण काल का उद्देश्य होता है वो क्षतिपूर्ति होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, संक्रमण काल जिसे रिकवरी काल भी कहते हैं वो क्षतिपूर्ति के लिए दी जाती है, यानी पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें अपने को ध्यान रखना है, पुनः ऊर्जा प्राप्ति होती है, ये इसलिए संक्रमण काल दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपना सीधा 27। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत सी जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की मधुर आवाज़ों में ही अपने को अपनी स्टडी करनी है। तो अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्यों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग सत्र के अंतर्गत जो कुल कार्य किया जाता है उस कुल कार्य को क्या नाम दिया जाता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे सीधा आपको मैं इसका शॉर्ट और भी अगर आसान तरीके से पूछूं दोस्तों, तो प्रतिदिन का जो कार्य करके आते हैं हम डेली के रूप में कि आज का अपना ये कार्य है, कल का अपना ये कार्य है, तो जो डेली का कार्य होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। कि प्रशिक्षण सत्र, आज का प्रशिक्षण सत्र, कल का प्रशिक्षण सत्र रहेगा, उसको प्रत्येक को अलग अलग रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जवाब टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और प्रतिदिन के या प्रशिक्षण सत्र के कुल कार्य को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों आयतन के नाम से, यानी कुल किया गया कार्य आयतन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा अपना प्रतियोगिता काल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। दोस्तों प्रतियोगिता काल है जो टूर्नामेंट काल है, इस टूर्नामेंट की अवधि अधिकतम कितनी होती है, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रतियोगिता काल की अधिकतम अवधि कितनी रहेगी, तो 5 महीने, 3 महीने, 10 सप्ताह, 12 महीने, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करते रहे। और दोस्तों जल्द ही आपको अपने
500 से 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। लगभग उस पर काम चालू कर दिया गया है और वो 2 से 5 दिन में लगभग आपके बीच में होगी। तो प्रश्न नंबर 28, प्रतियोगिता काल में अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो प्रश्न नंबर 28 का रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा आंसर वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 महीने वो प्रतियोगिता काल की अवधि रहने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, प्रशिक्षण की सूक्ष्म योजना कौन सी होती है? दोस्तों प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की सूक्ष्म जो योजना होती है वो कौन सी होती है, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे शब्दों में फेर जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा आपका प्रश्न गलत हो सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो प्रशिक्षण की सूक्ष्म यानी सूक्ष्म अवधि योजना पूछी गई है, वो कौन सी होती है? तो दोस्तों माइक्रो चक्र, मीजो चक्र, तैयारी चक्र या प्रशिक्षण सत्र योजना, इनमें से कौन सी रहने वाली है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है प्रशिक्षण की सूक्ष्म योजना होती है वो प्रशिक्षण सत्र योजना होती है दोस्तों। अब इसके रूप में आपको बताऊं कि दोस्तों आपने सोचा होगा कि माइक्रो चक्र होगा, माइक्रो चक्र नहीं होता है। माइक्रो चक्र अपन ने देखा था 5 से 10 दिन का होता है, लेकिन प्रशिक्षण सत्र वो प्रतिदिन का होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म योजना कौन सी रहेगी, तो वो प्रशिक्षण सत्र योजना रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना, प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय तरीके से किसे बढ़ाया जाता है? यहाँ पे दोस्तों कैसे नहीं किसे बढ़ाया जाता है ये पूछा गया है। आपने को प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करना है कि प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय तरीके से किसे बढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कैसे नहीं है, किसे है, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है किसे बढ़ाया जाता है, ये पूछा गया है किसे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय तरीके से, रेखीय मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो किसे बढ़ाया जाता है, ये पूछा गया है, उसे रेखीय तरीके से बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक प्रशिक्षण में रेखीय तरीके से किसे बढ़ाया जाता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे गति को बढ़ाया जाता है, भार को, समय को, ताकत को। कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप अपना ज़रूर जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक प्रशिक्षण में जो रेखीय तरीके से बढ़ाया जाता है वो लोड या भार को बढ़ाया जाता है। यानी एक बार अपने को 10 kg उठाया है तो अगली बार अपने को 11, फिर 12, ऐसे उसको बढ़ाया जाता है आगे से आगे। उसे अपन रेखीय गति से लोड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा 31, तीव्र अवधि कालीनता। यहाँ पे दोस्तों तीव्र अवधि कालीनता में जो संक्रमण काल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है तीव्र अवधि कालीनता, ट्रिपल पीरियोडाइजेशन में जो संक्रमण काल होता है, रिकवरी अवधि होती है, उसकी अवधि कितनी होती है, ये अपने को टाइप करना है, ये अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पे तीव्र अवधि कालीनता में जो संक्रमण काल होता है जिसे अपन रिकवरी अवधि बोलते हैं, उसकी अवधि कितनी रहेगी? 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 महीना। इनमें से कौन सा आंसर है जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे? तो चलिए दोस्तों ट्रिपल पीरियोडाइजेशन में जो संक्रमण काल होता है जिसे अपन रिकवरी काल के नाम से जानते हैं, रिकवरी काल के नाम से जानते हैं, इस रिकवरी काल की अवधि कितनी रहने वाली है? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 वह और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 महीना होता है, वो ट्रिपल पीरियोडाइजेशन के अंतर्गत संक्रमण काल का रहेगा या रिकवरी काल का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 रहेगा अपना, अगला प्रश्न रहेगा प्रतियोगिता काल के दौरान तीव्रता होती है। दोस्तों प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट के दौरान जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कैसी रहेगी? दोस्तों यहाँ पे निम्न रहेगी, उच्च रहेगी, सामान्य रहेगी या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला दूँ, सीधा 1 या 2 प्रश्न आपको इन प्रश्नों से आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रतियोगिता काल में जो तीव्रता होती है उसे अपन इंटेंसिटी के रूप में जानते हैं। इंटेंसिटी वो कितनी रहेगी, वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 की उच्च इंटेंसिटी या तीव्रता अधिक रहेगी प्रतियोगिता काल के दौरान, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा अपना 33, एकल अवधि कालीनता में यानी सिंगल पीरियोडाइजेशन में जो तैयारी काल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? दोस्तों एकल अवधि कालीनता जिसे सिंगल पीरियोडाइजेशन बोलते हैं, उसमें तैयारी काल की अवधि कितनी रहती है, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कितनी रहेगी सिंगल पीरियोडाइजेशन में जो तैयारी काल है, जो
ट्रेनिंग काल होता है उसकी अवधि 1 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने, इनमें से कौन सा आंसर है जो आपको सही रहेगा इसका, ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, तो एकल अवधिकालीन इम्तिहान में जो तैयारी काल की अवधि होती है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे 6 महीने, और इसका सही आंसर बताऊँ तो दोस्तों 6.5 महीने भी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 6 महीने या 6.5 महीने ऑप्शन में हो तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को करना है। अगर 6.5 महीने और 6 महीने दोनों हो तो अपने को 6.5 महीने, और ये अगर 6 महीने ही हो तो अपने को 6 महीने के रूप में इसको करना है। तो सिंगल पीरियडाइजेशन या एकल अवधिकालीन इम्तिहान जो तैयारी काल की अवधि होती है वो तैयारी काल की अवधि दोस्तों यहाँ पे 6 महीने रहेगी। नेक्स्ट और आज की प्रश्न उत्तर का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 34 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 रहेगा, अतिभार से तात्पर्य है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है कि अतिभार से तात्पर्य है। दोस्तों अतिभार किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे अतिभार जिसे ओवरलोड के रूप में जानते हैं अपन, तो अतिभार से क्या तात्पर्य है? अनुकूलन, थकान, क्षतिपूर्ति या तैयारी, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे को ये बताना है। तो अतिभार जिसे अपन ओवरलोड के रूप में जानते हैं दोस्तों, ओवरलोड के रूप में जानते हैं, वो आपको बताना है कि अतिभार का अर्थ यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अतिभार से तात्पर्य वो अनुकूलन या एडेप्टेशन से संबंधित रहेगा। दोस्तों अनुकूलन जिसे अपन एडेप्टेशन भी बोलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। एडेप्टेशन के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 35। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और आज का आप कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं इस प्रश्नोत्तरी में वो भी आप ज़रूर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा अपना लास्ट, खेल प्रशिक्षण में संक्रमण अवधि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशिक्षण जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है उसमें जो संक्रमण अवधि होती है इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे संक्रमण अवधि के रूप में क्या होता है? पूर्ण विराम, सक्रिय आराम, यहाँ पे पूर्ण आराम, सक्रिय आराम, मध्यम सहनशील क्रियाएं, या फिर उपरोक्त सभी। लेकिन दोस्तों इसको शॉर्ट के रूप में अगर और भी मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो खेल प्रशिक्षण में जो संक्रमण अवधि होती है, यानी संक्रमण अवधि जिसे अपन रिकवरी अवधि के रूप में जानते हैं, रिकवरी अवधि, वो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें पूर्ण आराम दिया जाता है, या फिर सक्रिय आराम दिया, मतलब थोड़ी थोड़ी क्रिया करते रहना है लेकिन उसके बाद में साथ साथ में अपने को आराम भी करते रहना है, या फिर मध्यम सहनशील क्रिया है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सक्रिय आराम दिया जाता है, यानी पूर्णतः आराम नहीं दिया जाता है, क्रिया करते रहते यानी साथ में क्रिया भी करते रहना है और उसके साथ में आराम भी करते रहना है, उसे अपन संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। तो चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया, और 35 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर जवाब देते रहें। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है आप ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आपको बहुत सी जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दी होगी, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मैं आपकी क्लास बिल्कुल शांत जगह पे नहीं ले पाया, ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।